गुड आफ्टरनून। आई होप आपने हमारा फर्स्ट वीडियो इस चाइल्ड साइकोलॉजी सीरीज़ का फर्स्ट वीडियो देखा होगा जो हमने 2 दिन पहले रिलीज़ किया था। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग और लर्निंग चाइल्ड साइकोलॉजी। इसके एडवांटेजेस क्या है। लास्ट वीडियो में हमें क्लियर हो गया था कि चाइल्ड कौन सा पीरियड होता है, दैट इज फ्रॉम एज ऑफ 6 टू एज 12 विच इज राइट बिफोर दे रीच अडोलेसेंस, राइट। ये तो हमें क्लियर हो गया था लास्ट वीडियो में, करेक्ट। अब हमें ये समझना है कि हम ये क्यों, लास्ट टाइम भी हमने थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस किया था कि चाइल्ड साइकोलॉजी के एडवांटेजेस एंड स्कोप क्या है, बट सिंस दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए हम इसे थोड़े डिटेल में पढ़ेंगे। इसके 8 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एक एक पॉइंट हम लोग इन डिटेल डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। देखते हैं कि क्या है ये एडवांटेजेस। ओके, लाइक हमने पहले डिस्कस किया था, चाइल्ड साइकोलॉजी इज अबाउट अ चाइल्ड इन एन एनवायरनमेंट। ओके, उसका हाउ डज ही थिंक, उसका व्यवहार कैसा है, ये सारी चीज़ें हम समझते हैं चाइल्ड साइकोलॉजी में। चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ने से हम ये सब देख पाते हैं, ऑब्जर्व कर पाते हैं, तो ये सब होता है। लेट्स बिगिन विथ द फर्स्ट वन। द फर्स्ट वन इज, अगर हमें चाइल्ड साइकोलॉजी हमने सीख रखा है, पढ़ रखा है, उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स हमें समझ में आते हैं, तब द फर्स्ट थिंग दैट helps is being able to understand a child. For point number 1, being able to understand a child. I mean, कैसे समझते हैं हम? जब हमें पता है कि बच्चों का ग्रोथ ऐसे होता है, इस पीरियड में बच्चे ऐसे सोचते हैं, ऐसा सोच सकते हैं, ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं कि हम थोड़े ध्यान से देखते हैं बच्चों का व्यवहार, उन्हें क्या अच्छा लग रहा है, क्या अच्छा नहीं लग रहा है, वो लोग किससे बात कर रहे हैं, किससे नहीं बात कर रहे हैं, उसे क्या अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ये इन बच्चों के लाइफ में बहुत बड़ी होती है, उनके लिए बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। और एज अ टीचर अगर हम ये सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व कर पाए तो हमारे स्टूडेंट्स को हम बहुत बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। उन्हें उनका इंटरेस्ट क्या है, उनके लाइक्स क्या है, उन्हें सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, किस में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, कौन से स्पोर्ट में उनको ज़्यादा मज़ा आता है, उनके घर में स्थिति कैसी है, उनके घर में उनका रिलेशन कैसा है उनके सिबलिंग के साथ, और वो किस तरह के बातें करते हैं, क्या बात करते हैं। ये सारी चीज़ें हमें, अगर हम लोग बच्चों को ऑब्ज़र्व करते हैं, हमें बड़ी अच्छे से समझ में आ जाता है। तो फर्स्ट थिंग, द फर्स्ट की थिंग दैट वी लर्न इज़ बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड अ चाइल्ड, जो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम क्लास में हैं, हमारे साथ बहुत सारे बच्चे हैं हमारे क्लास में। उस टाइम पे हमें बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चों को समझ पाए। बिना समझे हम उस क्लास को आगे नहीं लेके जा सकते। और हमें हमें जो हमारे जो प्लान्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स जो हमें मीट करने होते हैं, बाकी सारी चीज़ें, इन सब का कोई मतलब बनेगा तभी अगर हम बच्चों को समझ पाए। सो द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज अंडरस्टैंडिंग द स्टूडेंट। ओके, उसके बाद द सेकेंड थिंग दैट वी डू इज वी इम्प्रूव द टीचिंग मेथड्स। सबसे पहले बच्चों को समझ लिया, अब उसके बाद सेकेंड पॉइंट है इम्प्रूविंग द टीचिंग मेथड्स, ठीक है। एंड हम लोग कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? हम देख रहे हैं कि मतलब बच्चों का अलग अलग इंटरेस्ट है, और क्या कहते हैं, और बच्चों का क्या बोलते हैं, हम बच्चों को पहले की तरह डांटते नहीं हैं। अब हम उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि हमें क्या कैसे करना चाहिए, और उनके इंटरेस्ट और क्या बोलते हैं टैलेंट के हिसाब से, जो जनरल क्लास का एक मूड है, उस हिसाब से हम हमारे टेक्निक्स चेंज करते हैं, हम किस तरह पढ़ा रहे हैं।
हम एक्टिविटीज़ से पढ़ा रहे हैं या गेम्स यूज़ कर रहे हैं या फिर हम प्री प्राइमरी का मॉन्टेसरी मेथड यूज़ कर रहे हैं, सो किंडरगार्टन मेथड, सो जो भी हम मेथड यूज़ कर रहे हैं वो स्टैंडर्ड नहीं होता है, जनरलाइज्ड नहीं होता है, डिपेंडिंग ऑन हमारे स्टूडेंट्स कैसा रिसीव कर रहे हैं, उन्हें कैसा समझ में आता है। क्या हमारे लर्नर्स को पिक्चर से ज़्यादा समझ में आता है या फिर हमारे लर्नर्स को ज़्यादा वीडियोस से समझ में आता है या फिर कॉन्वर्जेशन से समझ में आता है। सो उस हिसाब से हमें कैसे द मेथड ऑफ टीचिंग हमें चेंज करना पड़ता है। वील हैव टू ऑल्टर, दैट इज ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द एक्सिस्टिंग मेथड जिससे हम उन्हें पढ़ा रहे हैं। सो फर्स्ट इज बच्चों को समझ पाते हैं, सेकंड इज बच्चों के हमारे पास जो समझ है बच्चों की, उनको कैसे पढ़ना पसंद है, कैसे पढ़ते हैं, इस सब के हिसाब से हम हमारे जो प्लान्स होते हैं वो मॉडिफाई करते हैं। ओके, सो हम बच्चों को एक लर्निंग एनवायरनमेंट में ला चुके हैं। सो नेक्स्ट थिंग इज इम्प्रूविंग द करिकुलम। पहले क्या होता था, सिर्फ एकेडमिक्स में इम्पोर्टेंस दिया जाता था, राइट। सो अभी क्या हो रहा है कि हम बच्चों का टैलेंट, उनका इंटरेस्ट और जो उनका पैशन होता है, डिफरेंट चीज़ों में उनका पैशन होता है, उनको कुछ खेलना पसंद है, कुछ बच्चों को डिबेट्स में इंटरेस्ट होता है, कुछ लिखते हैं, कुछ गाते हैं, कुछ डांस करते हैं। सो अगर हम बच्चों को सिर्फ एकेडमिक पोटेंशियल, दैट इज़ वो पढ़ाई में कैसे हैं, उनके जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो सिर्फ उसमें कैसे हैं जाने, तो वो हम उस बच्चे को पूरी तरह से डेवलप नहीं कर पाते हैं। हम उनका सिर्फ एक एस्पेक्ट सिखा रहे होते हैं। इफ़ हम लोग सिर्फ क्या बोलते हैं, जस्ट करिकुलम जिसमें सिर्फ पढ़ाई हो। सो अभी काफ़ी टाइम से हमारा जो करिकुलम है उसमें करिकुलम भी है और को करिकुलर भी है। सो जो पढ़ाई है, इट इज़ अ मिक्स ऑफ को करिकुलर एंड करिकुलर। करिकुलर इज़ जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, बड़े बच्चों के हिसाब से, छोटे बच्चों के में साइंस, मैथ, इंग्लिश, ये जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो उनको पढ़ाने के लिए हमारे पास ऑलरेडी सेट ईयर प्लान होता है, यूनिट प्लान होता है, वीकली प्लान होता है, डेली प्लान होता है, बहुत सारी चीज़ें होते हैं। सिमिलरली जैसे हमारे पास इन सब का बड़ा सा डिटेल्ड प्लान होता है, हम लोग डिफरेंट इवेंट्स पे डिफरेंट टाइम ऑफ द ईयर में हम लोग प्रोग्राम्स कंडक्ट करते हैं। आर्ट फेस्ट होता है, स्पोर्ट्स फेस्ट होता है और कल्चरल फेस्ट, सारा कुछ होता है टू सी कि बच्चे कैसे उनका कैसे होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है। होलिस्टिक इन द सेंस कंप्लीट, हर तरह से वो लोग उनके पास जो भी टैलेंट है, उनके पास जो भी इंटरेस्ट है, जब वो स्कूल से 12 साल पढ़ने के बाद जब वो बाहर जाते हैं, स्कूल से पास आउट होके जाते हैं, उन्हें अपने हुनर के बारे में पता होगा। उन्हें पता होगा कि उनका कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। सब्जेक्ट भी, स्पोर्ट भी, आर्ट भी और अलग जो कल्चरल परफॉर्मेंसेस होते हैं उसमें भी उनमें किस में उनको इंटरेस्ट है, किस में इंटरेस्ट नहीं है, उसमें एक क्लैरिटी होगा, ठीक है। उसके बाद तो ये हो गया, बच्चों को समझना हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, बच्चों को समझने के बेसिस पे हमने हमारे लर्निंग टीचिंग मेथड्स चेंज किए और उसके बाद हमने को करिकुलर करिकुलर दोनों को इम्पॉर्टेंस दिया साथ में, सो दैट कंप्लीट डेवलपमेंट हो बच्चों का। इसके बाद इतना काफ़ी है? नहीं। हमें जब एक टीचर बच्चों को पढ़ाती है और बच्चा पढ़ता है, ये बहुत ज़रूरी है कि ये टीचर और बच्चा दोनों जाने कि उसको कितना समझ आया है। उसको क्या कहते हैं, ये समझने के लिए हमें ज़रूरी होता है टेस्ट, छोटे छोटे टेस्ट। फॉर्मेटिव टेस्ट होते हैं, क्लास टेस्ट होता है, यूनिट टेस्ट होता है, सेमेन टेस्ट होता है, बहुत सारे छोटे छोटे वर्कशीट्स भी दिए जाते हैं बच्चों को। ये इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि टीचर को और बच्चों दोनों को समझ आना चाहिए कि कौन से टॉपिक में बच्चे को डिफ़िकल्टी है और कैसे, अगर बच्चे को एक टॉपिक में डिफ़िकल्टी है तो हमें एक्स्ट्रा वर्कशीट्स बना के दे सकते हैं, या फिर अगर बच्चे को डाउट है तो बच्चा पूछ सकता है टीचर से कि ये टॉपिक मेरे को क्लियर नहीं है या ये टॉपिक मुझे फिर से समझना है। सो ऐसा एक डायलॉग स्टार्ट होता है व्हेन यू हैव टेस्ट ऑन अ रूटीन बेसिस।
सो बच्चे को कितना समझ में आया है, क्या समझ में आया है, कौन से लेवल तक समझ में आया है, उस हिसाब से कितना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बच्चे का हुआ है, उस टॉपिक को समझने के बाद व्हाट इज़ द डिफरेंस जो हम उस बच्चे में देख पा रहे हैं, वो बहुत ज़रूरी है. सो नेक्स्ट वन इज द फोर्थ वन इज इवैल्यूएशन एंड टेस्टिंग. इवैल्यूएशन या फिर एग्जामिनेशन, विच एवर आप याद रख सकते हो. दिस इज द फोर्थ पॉइंट. फर्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग द चाइल्ड. सेकेंड क्या था? improving our teaching method based on the students, their interest, talent and उनको कैसे पढ़ना पसंद है, उस हिसाब से हम लोग हमारे टीचिंग मेथड्स में चेंजेस लाते हैं. क्योंकि अभी पहले टीचर सेंट्रिक होता था, दैट इज़ टीचर लेक्चर करती थी, बच्चे सुनते थे. लेकिन अभी बच्चों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, बच्चे कैसे पढ़ पा रहे हैं, उनको कैसे पढ़ना पसंद है, उस हिसाब से हम लोग हमारे लेसन प्लान्स बनाते हैं. सो अभी ये टर्म इम्पॉर्टेंट है, स्टूडेंट सेंट्रिक. पहले टीचर सेंट्रिक हुआ करता था, अभी स्टूडेंट सेंट्रिक है. सो द सेकेंड वन वॉज चेंजिंग दी मेथड्स और टेक्निक्स जैसे हम उन्हें पढ़ाते हैं, बेस्ड ऑन हाउ दे वांट टू लर्न और दे कैन लर्न. उसके बाद है करिकुलर, को करिकुलर. द फोर्थ वन इज इवैल्यूएशन एंड टेस्ट. सो अभी के ये चारों हमें क्लियर हो गए हैं. सो ये चारों हो गया, हम लोग क्लास में आ गए, उस बच्चे को समझ लिया, हमने मेथड्स चेंज किए, करिकुलम को कंप्लीट होलिस्टिक बनाया, उसके बाद हमने टेस्ट कंडक्ट किए. उसके बाद क्या? सो क्लास में सिर्फ पढ़ाई होती है और कुछ नहीं होता है. क्लास में बहुत सारी चीज़ें होती है. क्लास में बहुत दोस्ती होती है, ग्रुप्स बनते हैं, मस्ती होती है, बहुत कुछ होता है. छोटी छोटी लड़ाइयाँ भी होती है बच्चों के बीच में. सो एज अ टीचर हमें बहुत विजिलेंट रहना है, हमें बहुत चौकन्ना रहना पड़ता है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों से बच्चों को बहुत दुख भी हो सकता है. किसी ने कुछ कह दिया, या किसी ने कुछ लिख दिया, या फिर किसी ने उनको ग्रुप में नहीं मिलाया और उनके साथ नहीं खेल रहे, या से उनसे बात नहीं कर रहे. ये अनेक रीज़न के वजह से हो सकता है. सो हमें बहुत ध्यानपूर्वक हमें हमेशा ये देखना चाहिए कि हमें पता है कि क्या हमारे क्लास में हो रहा है. कोई किसी को आइसोलेट कर रहा है तो हमें पता होना चाहिए, हमें उनसे बात करनी चाहिए, उसका रीज़न फाइंड आउट करना चाहिए, एक कॉम्प्रोमाइज़ लाना चाहिए. सो ये सब हमारा ही काम है, क्योंकि बच्चे हैं, खुद वो लोग थोड़ा बहुत सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन टीचर है उस क्लासरूम की अडल्ट, क्लासरूम की इंचार्ज भी टीचर ही है. सो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ये छोटे छोटे प्रॉब्लम्स ढूंढे, उसके सल्यूशंस उनको बताए, उन्हें समझाए कि उन्हें ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए या करना चाहिए, या क्यों किसी को हेल्प करना चाहिए. इन सारी बातों का ध्यान टीचर को रखना होता है. सो दिस इज़ the next point, which is diagnosing the problems and finding solution to it. ठीक है. तो जो भी छोटी प्रॉब्लम्स होती है, लड़ाई होती है, कुछ भी होता है क्लास में, कुछ अनबन हो जाती है बच्चों के बीच में, इस सब का सल्यूशन टीचर को ही देना होता है. बहुत छोटी बात है, एक दिन के लिए बात नहीं कर रहे, वो सब तो फिर भी ठीक है, लेकिन अच्छी तरीके से बात नहीं कर रहे, व्यवहार अच्छा नहीं हो रहा है, अगर ऐसी बातें हो रही हैं तो टीचर को इंटरवीन करना पड़ेगा. टीचर को उसमें उन दोनों से बात करना पड़ेगा, उन दोनों क्या बोल रहे हैं सुनना पड़ेगा. उसके बाद उन्हें कुछ सजेशंस या आपको क्या लगता है सही है, आपको वो उन्हें बताना चाहिए. ठीक है. सो दिस वन इज द फिफ्थ वन, डायग्नोसिंग द प्रॉब्लम्स इन द क्लासरूम एंड फाइंडिंग अ सूटेबल सोल्यूशन फॉर इट. ठीक है. सो दिस इज द फिफ्थ वन. सो नेक्स्ट क्या है? प्रॉब्लम सॉल्व हो गए. सो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के अलावा भी बहुत सारी शैतानियाँ होती है, जिसके लिए टीचर्स को या फिर स्कूल मैनेजमेंट को डिसिप्लिनरी एक्शंस लेने होते हैं. ठीक है. सो हम कैसे समझाएंगे बच्चों को कि स्कूल में ऐसा तरीका होना चाहिए, हमारी क्या बच्चों से क्या एक्सपेक्टेशन है, स्कूल को, टीचर्स को, प्रिंसिपल को क्या है, ये क्लियरली हमें बता देना चाहिए. स्कूल में इस टाइम पे आना है, यूनिफॉर्म नीटली पहन के आना है, सबसे पोलाइटली बात करना है,
बिन बिन बात की, मतलब अगर कोई बहुत बड़ा कारण ना हो, किसी से ज़ोर से बात नहीं करना है, मतलब सबको आदर देना है, तो ये जो चीज़ें हैं ये बच्चों को घर पे भी बताई जाती हैं, स्कूल में भी बताया जाता है, ताकि वो उनका, क्योंकि ग्रोथ पीरियड चल रहा है, तो जो चीज़ें हम उन्हें अभी बताएंगे वो उनके साथ पूरी ज़िंदगी रहेगी। ठीक है, तो हम लोग क्लियरली उन्हें बता देते हैं कि आप लेट नहीं आ सकते, और सारे बच्चों के साथ एक ही मतलब रेस्पॉन्स होना चाहिए हमारा, किसी के साथ बायस्ड नहीं होना चाहिए। अगर कोई बच्चा लेट आता है, जो जो आप उसको करवाएंगे, अगर आप उससे बोलोगे कि आपको क्या कहते हैं, ये क्लास 5 मिनट्स तक नहीं अटेंड करनी है, या फिर आप उससे अपॉलॉजी लिखवा रहे हैं, या फिर उसको समझा रहे हैं, सेम चीज़ आपको, जो भी कभी भी लेट आए आपको यही करना है। ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी नहीं हो जाना, कि किसी बच्चों के साथ बहुत लीनियंट भी नहीं हो जाना है। सो आपका रेस्पॉन्स एकदम न्यूट्रल होना चाहिए, आपका रेस्पॉन्स सबके साथ एक ही जैसा होना चाहिए, और बच्चों को समझ जाना चाहिए कि अगर आपकी क्लास में कोई लेट आता है, या आपके क्लास में कोई क्लास के बीच में बात कर रहा है, तो मैम क्या बोलेगी। सो बच्चों को आपको ऐसे ट्रेन करना है कि बच्चे क्या कहते हैं, सोचें कि ये करना गलत है, उन्हें समझाएं कि हम ऐसा क्यों करते हैं, क्यों आप बोलते हैं कि क्लास के बीच में बात नहीं करना चाहिए। उससे क्या होता है, उन्हें समझाइए। उन्हें, अगर आपको लगता है कुछ बच्चे सुन नहीं रहे हैं जब आप क्लास ले रहे हो, छोटा सा एक टॉपिक लेके उन्हें पढ़ाने के लिए दे दो। क्लास में जब कोई और बात करेगा, जब वो पढ़ा रहे हैं, उन्हें तब समझ में आ जाएगा। सो इस तरह उनको हम उन्हें डांट नहीं रहे हैं, लेकिन उन्हें समझा रहे हैं कि क्या कैसे करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। इन दोनों में बहुत फ़र्क है, जब हम उन्हें समझा के कुछ करवाते हैं और उन्हें डांट के बोल देते हैं नहीं ऐसा नहीं करना है, बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। आप अपने बच्चों से या आपके क्लास के बच्चों से अगर आप उन्हें समझाएंगे, वो याद रखेंगे, लेकिन अगर आप उन्हें डांटोगे तो वो आपकी बात सुनना ही नहीं पसंद करेंगे। क्योंकि क्या होता है कि हम जब गुस्से में होते हैं तो हम लोग एक्सप्लेन नहीं करते कि मतलब ऐसे क्यों कर रहे हो, या फिर हम क्यों मना कर रहे हैं, ये चीज़ उन्हें एकदम क्लियर होनी चाहिए, तभी वो लोग अगली बार करने से पहले सोचेंगे। ठीक है, सो हमारा दैट इज सेवेंथ पॉइंट इज डिसिप्लिन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, हम कैसे स्कूल का, मतलब देर इज़ अ प्रोटोकॉल कैसे होता है, अटेंडेंस होता है, उस टाइम पे होना है, लंच ब्रेक होता है, लंच खा के वापस टाइम पे आना है। व्हाट इज़ अ स्कूल प्रोटोकॉल, क्या है, क्लास में बैठ के नहीं खाना है, मतलब नहीं खाना है, कोई नहीं खाएगा, टीचर भी नहीं। सो सबको, मतलब एज अ टीचर हमें रूल्स फॉलो करके दिखाना है कि बच्चे हमें फॉलो करें। वो लोग अडल्ट्स को देख के ही सीखते हैं, जो चीज़ हम बोलते हैं अगर वो हम नहीं करेंगे वो लोग भी नहीं करेंगे। हमें, वी शुड बी अ वेरी गुड एग्जाम्पल हमारे स्टूडेंट्स के लिए, हमारे बच्चों के लिए, सबके लिए, बिकॉज बहुत इम्पैक्टफुल चीज़ है जब हम करते हैं जो हम कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा। अगर ज़मीन पे हम बोलते हैं बच्चों से कि ज़मीन पे पड़ा हुआ पेपर उठा के डस्टबिन में डाल दो, अगर आप पूरी क्लास के सामने 2-3 बार करेंगे ये चीज़, और जब भी आप देखते हो आप उठा के डस्टबिन में डाल देते हो, आपकी क्लास के बच्चे आपको देख के खुद करेंगे, वो लोग उसके बारे में सोचेंगे नहीं, खुद ही जाके उठा के फेंक देंगे। ये करने के इंस्टेड ऑफ दिस, अगर आप उन्हें सिर्फ बोलते रहो पेपर आपको फेंकना चाहिए, नीचे पड़ा हुआ है, उठा के फेंको, उठा के फेंको, उनको इतना लगेगा नहीं कि मैम हमें ऐसे बोल क्यों रही है, कोई और कर लेगा। ये सब नहीं, ये सब कॉन्वर्जेशन या ये सब थॉट बच्चों के मन में नहीं आएगा अगर आप करके दिखाओगे। क्योंकि बच्चों के लिए टीचर्स बहुत स्पेशल होते हैं, वो लोग हर बात सुनते हैं जब टीचर्स उनसे कहते हैं, तो उन्हें अच्छी चीज़ें सिखाएं और अच्छा एग्जाम्पल दिखाएं, और इसी तरह आप उन्हें स्कूल के डिसिप्लिन, स्कूल का प्रोटोकॉल, स्कूल के का मतलब जो तरीका होता है स्कूल में रहने का, किससे कैसे बात करने का, ये सब उन्हें आप आराम से सिखा सकते हो, बिना डांटे, बिना उनको बोले कि ये करोगे तो ऐसा होगा, ये करोगे तो वैसा होगा, बिना उसके भी हम बच्चों को समझा सकते हैं। सो दिस इज़ दी 7th पॉइंट। ठीक है, उसके बाद लास्ट पॉइंट इज़
जैसे हम बच्चों को ज़्यादा समझते हैं, हम बच्चों के व्यवहार और चॉइसेस का हम लोग रिसर्च करते हैं। लाइक जो स्पेशलिस्ट टीचर्स होते हैं वो लोग रिसर्च करते हैं, वो लोग पेपर पब्लिश करते हैं, जिससे मतलब क्या फ़ायदा क्या होता है, क्यों करते हैं ये लोग ये सब, क्यों सर्वे करते हैं, क्यों मतलब रिसर्च पेपर लिखते हैं बच्चों के बिहेवियर के बारे में। उससे हमें क्या पता चलता है कि पूरी दुनिया बैठ के सर्वे नहीं कर सकती। सो कुछ टीचर्स जो रिसर्च में इंटरेस्टेड है, बच्चों में इंटरेस्टेड है, उनकी पढ़ाई में इंटरेस्टेड है, वो लोग सर्वेज करते हैं, दे डू अ लॉट ऑफ क्या बोलते हैं, इसके पीछे बहुत काम करते हैं और उसके बाद उनका एक रिज़ल्ट एज ए रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं। उसमें हमें पता चलता है उनके ग्रोथ पैटर्न, उनका बिहेवियरल चेंज, उनको क्या क्या इन्फ्लुएंस कर रहा है प्रेजेंट टाइम में। पहले के इन्फ्लुएंसेस अलग थे, अभी के इन्फ्लुएंसेस अलग हैं। सो अभी वी हैव सोशल मीडिया, उनके एज के बच्चों का मतलब उन वो लोग जिस टाइप की मतलब उनके जो कार्टून्स है उन वो लोग का जो इंटरेस्ट होता है, इवन स्पोर्ट्स काफ़ी हद तक बदल गया है, द बुक्स दे रीड सारा बदल गया है। सो उनके प्रेजेंट इन्फ्लुएंसेस में बहुत डिफरेंस है, पहले सोशल मीडिया का इतना इम्पैक्ट नहीं था। सो जैसे मतलब ये रिसर्च हमें पढ़ना चाहिए एज एज टीचर्स, इन सब रिसर्चेस के जो रिजल्ट पेपर्स बन के आते हैं ये हमें पढ़ना चाहिए। सो बिकॉज सारी चीज़ें हम लोग अपने क्लास में एक्सपीरियंस करके नहीं सीख सकते। सो काफ़ी चीज़ें हैं जो हम इस तरीके से इनके रिसर्च से सीख सकते हैं। सो दिस इज़ द 8th पॉइंट विच इज़ इम्प्रूविंग, आई मीन विच इज़ डूइंग रिसर्च, विच मतलब जो साइकोलॉजिकल क्या कहते हैं एस्पेक्ट्स हैं, बिहेवियरल एस्पेक्ट्स है, इन सारी चीज़ों में जो रिसर्च होता है उसके स्टडी के बेसिस में वी गेट मोर इन्फॉर्मेशन, मोर नॉलेज कि हम लोग कैसे बच्चों को डील करें क्लास में, हम उनके साथ कैसे हम लोग उन्हें एक हैप्पी एनवायरनमेंट दे सकते हैं, कैसे हम उनकी वेरियस डिफ़िकल्टीज समझ पाते हैं। इस सब के बारे में हमें इन रिसर्च में पता चलता है। सो देयर वाज वन पॉइंट मतलब बाकी पॉइंट्स में मैंने एक्सप्लेन किया ही है, लेकिन देर इज़ वन पॉइंट आप अलग से भी लिख सकते हो विच इज़ हम जब बच्चों को ज़्यादा समझ पाते हैं और हम उनसे इंटरेक्ट करते हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली इंटरेक्ट करते हैं, उनसे बात करते हैं सब्जेक्ट्स के अलावा, उनके इंटरेस्ट के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में, उनके स्कूल में क्या हो रहा है, उनके घर में क्या हो रहा है। और ये सिर्फ हमारे क्लास के बच्चों के तक सीमित नहीं है, बाकी बच्चों से भी जब हम मिलते हैं हम कैसे इन्वॉल्व होते हैं उनके साथ, उनसे क्या क्या बातें करते हैं, उनके इंटरेस्ट के बारे में सारी चीज़ें। What does it improve? It improves the relationship a child has with his teacher or with an adult. ठीक है। सो इन जब हम लोग ये इस सीक्वेंस ऑफ पॉइंट्स जिसमें हम जो हम लिस्ट डाउन कर रहे हैं विच इज़ एडवांटेजेस ऑफ लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग चाइल्ड साइकोलॉजी, उसमें the second last point or the last point you can say is improving the relationship shared by the student and the teacher. ठीक है। So the first one was understanding the student. Second was improving the teaching methods. Third is making the curriculum holistic by incorporating co-curricular activities based on the interest of the child. बच्चों के इंटरेस्ट के हिसाब से हमें ऑप्शंस देने चाहिए स्पोर्ट्स में फुटबॉल बास्केटबॉल सिर्फ बॉयज़ को नहीं, गर्ल्स को भी देना चाहिए। हमें पता नहीं अगर उनमें टैलेंट है तो वो भी बाहर आना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट इज़ इवैल्यूएशन एंड टेस्टिंग, एग्जामिनेशन जो हमने डिस्कस किया था। उसके बाद नेक्स्ट वन इज़ डायग्नोसिस एंड फाइंडिंग सोल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम्स इनसाइड द क्लासरूम। नेक्स्ट इज़ this one disciplinary actions, protocols, all of these in school. उसके बाद है improving the teacher student relationship, and last is the research, the inputs that we get from research. So these are the things, ये सारे points हैं, these are the things which is the advantage, which are the advantages of learning child psychology. ठीक है। सो दीज आर दी मेन 8 पॉइंट्स। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली एग्जाम में आता है। सो ये आप एक स्टोरी की तरह याद रख सकते हो, जिस सीक्वेंस में मैंने आपको बताया है उसको एक छोटी सी स्टोरी बना के याद करोगे
तो आपको एग्ज़ाम में लिखना बहुत ही आसान होगा। सो कुछ डाउट्स है तो पूछ लेना। इसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक है स्कोप, वो अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।